Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. Thank you very much. इट्स हिंदी में बोलना होगा सारा का सारा, क्योंकि अब तक हम सब लोग इंग्लिश में ही देते हैं इमीडिएटली। मनीष सिंघल ने मुझसे ये कहा कि आपको ना एक प्रेजेंटेशन देना असिस्टिंग इन माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी। ये जो टॉपिक दिया, बेसिकली हम लोग क्लास लेते हैं फॉर द प्लास्टिक सर्जन, बल्कि उन लोगों के लिए जो कि जो लोग MCH कर चुके होते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे क्लास लेते हैं। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू टेक द क्लास फॉर द नर्सिंग ऑन द असिस्टिंग इन माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अपने नर्सिंग के अलावा बाकी एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, या जो देखते हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ में कर रहे हैं कि जिससे हमारी ग्रोथ हो। यहाँ से कई लोग हैं भगवान महावीर से जो कि ना माइक्रो सीख करके दूसरी जगह गए, फिर उनको अल्टीमेट उनका हैंड देख करके उनको लिवर ट्रांसप्लांट में लिया तो उनका सैलरी भी बढ़ गया 80-90,000। उसके बाद वो गुड़गांव भी चले गए, 1.5 लाख रुपए मिल गया। मतलब कि यदि आपको हमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग सिर्फ नर्सिंग का काम करें, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ाएं। मेरे को जो बंदा असिस्ट करता है उसको मैं कहता हूँ कि भाई तेरे को मैं डांटूंगा, लेकिन यदि आप डांटूंगा तो वो ये तुम्हारा काम नहीं है। जो तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है उसके बियॉन्ड एवर, यदि इफ यू वांट टू असिस्ट, कई थे हमारे स्टाफ, उनका सब ये हम नहीं करा पाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, ये है, पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स पर हम चलेंगे कि माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी क्या है। माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में हम लोग जो स्मॉल वेसल्स होती है उनको डील करते हैं, जिनका साइज 1 से 3 मिलीमीटर के बीच में होता है, और इनको ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस या मैग्नीफाइंग लूप्स के अंडर में हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर स्टाफ को धागा बिना लूप्स के दिखाई देता है, कुछ लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए जरूरी है, जिससे क्या है कि क्योंकि इसके अंदर 0% एरर की संभावना होती है। यदि एक सूचक भी गलत लग गया या गलत बाइट आ गई तो वहां पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्री टिश्यू ट्रांसफर खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, हाई प्रेसिजन की बहुत जरूरत होती है। जनरली फ्री फ्लैप आप लोग जानते ही हैं। रीप्लांटेशन सर्जरी हम लोग जनरली प्लास्टिक सर्जन नहीं करते हैं। जयपुर के अंदर हैंड सर्जन अलग हैं। जयपुर के अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिड फोर आर्म से लेकर के यहाँ तक के, भले एम्पुटेशन यहाँ से हो, पल्प का हो या फिंगर्स का हो या पाम लेवल पर हो या रिस्ट लेवल पर हो, हम लोग ही एनास्टोमोस करते हैं, रीप्लांट करते हैं वापस से। हैंड सर्जरीज हो गई, न्यूरो और ट्रांसप्लांट सर्जरी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो असिस्टेंट का रोल क्या होता है, जो हमारे साथ जो स्टाफ होता है, कि ही मस्ट इंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं होना चाहिए। यूं नहीं कि हमने कोई सी सामान निकाला तो फिर उसने दूसरे से कहा कि भाई वो सामान लेकर के आओ। क्लियर ऑपरेटिव फील्ड होना चाहिए। यदि एक ड्रॉप ब्लड भी होती है तो वो फील्ड दिखाई नहीं देगा। और सर्जन्स को असिस्ट करना है, क्योंकि असिस्टेंस के बिना हम लोग सर्जरी नहीं कर पाएंगे। उससे पहले साथ में और क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि काफी सारे स्टाफ होते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर। मैं स्टाफ से ये कहता हूँ कि भाई आप ये सामान लेके रखो। 11 बजे 11:30 बजे मैं करता हूँ। उसके बाद यदि वो हम ऑपरेट करते हैं कि सामान नहीं होता, तो कई लोग यहाँ बैठे उनको मैं डांटता हूँ कि भाई तुम्हें 2 घंटे दे दिए थे, 2 घंटे में भी आपने क्यों नहीं सामान रखा। उसका कारण क्या है, क्यों डांटते हैं? क्योंकि ना फिर वो जो पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्मूथ वर्क फ्लो है, ऑपरेटिव फील्ड है, क्योंकि ना वो बार बार किसी दूसरे को बुलाता रहता है, वो भी पैनिक हो जाता है, प्रॉपर टाइम पर सामान नहीं आ पाता, तो वो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी नहीं हो सकती। जनरली जब हम माइक्रोस्कोप करते हैं, मालूम चला जैसे कि हम ऑस्टियोटॉमी करते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि भाई है 100 लेकर के आओ, और तो कहता है साहब 100 तो उधर गई हुई है, फिर आपका काम रुक जाता है, फिर आप नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस स्टाफ की जिम्मेदारी है कि उस ऑपरेशन थिएटर में पहले ही आते ये देखे कि माइक्रोस्कोप फंक्शन कर भी रहा है नहीं कर रहा। एट द टाइम ऑफ द एनास्टोमोसिस यदि आप ये कहो कि भाई माइक्रोस्कोप की लाइट ही ऑन नहीं हो रही है या उसका ये गेज ही खराब है, फिर तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप को चेक करना चाहिए। माइक्रोवेस्कुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रे होती है, जैसे हमने 3 ट्रे बना रखी है, यदि 3 ऑपरेट करते हैं, एक ओटी में 1 ट्रे चली जाती है। सूचर मटेरियल 8, 9, 10, 0 कोई भी काम आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेसल्स। बाईपोलर कॉटरी अपनी रखनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है हिपेनाइज सॉल्यूशन, जिसको हम प्रिपेयर कराते हैं,
ओटी का टेम्परेचर क्या चल रहा है? जनरली कई सर्जन्स क्या है 18 पे टेम्परेचर चलता है। आइडियली 18 to 9, 18, 19, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसलिए रखते हैं जिससे क्या है कि मिनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट को इन्फेक्ट करें। लेकिन 18 पे करेंगे तो हमारी क्या वेसल्स स्पाज्म में चली जाएंगी। तो जो हिपेनाइज सॉल्यूशन करते हैं, यदि ओटी का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास है तो नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 18 डिग्री के आसपास है तो थोड़ा सा ल्यूक हल्का सा गर्म सलाइन इस्तेमाल करना है। उसके अंदर हिपेरिन की जो मात्रा होती है, हमने ये कह रखा है कि आप 100 ml के अंदर 2500 यूनिट डालें। जनरली 1 से 10 यूनिट पर ml होना चाहिए, अर्थात 1000 से 5000 यूनिट हिपेरिन 100 ml NS के अंदर। जैसे कई बार मैं कहता हूं कि इसकी मात्रा बढ़ा दो, आप दुगना कर दो। डिपेंड करता है कि वेसल्स कैसी है। यदि क्लॉट्स बनेगा तो हम उसको दुगना करा देंगे। जनरली 2500 सफिशिएंट होता है। पर लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपने 2500 बना लिया, फिर उसके अंदर से खत्म होने के बाद आपने उसके कहते सलाइन डाल दो। यदि सलाइन दोबारा डाल रहे हैं तो वापस हिपेरिन डालो। हिपेरिन की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। पर ml में कोई 5000 होता है, पर ml में कोई 1000 होता है, पर ml में कोई 10000 होता है। तो हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम हिपेरिन कितना डाल रहे हैं। और इसके अलावा पेशेंट की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ना जब एनास्टोमोस करते हैं, हेड एंड नेक की हम बात करते हैं, लिम्ब में भी एनास्टोमोस करते हैं, ट्रॉमा में भी करते हैं, तो प्रॉपर पोजीशन इसलिए जरूरी है जिससे क्या है कि सर्जन और असिस्टेंट दोनों के पीठ के अंदर जो बैक एक नहीं होना चाहिए या इसमें नहीं होना चाहिए। आपने देखा हो कई बार यहाँ पर है, मैं एनास्टोमोस करता हूँ तो पैरों को अपन सीधा कर लेते, चौड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारी बैक और नेक दोनों सीधी होनी चाहिए। ऐसे ही सिमिलर असिस्टेंट की भी होनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब हम पेशेंट के टेबल पर पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे। लिम्ब वही क्या, और नॉर्मोथर्मिया हमारे को मेंटेन करना ही है। अब इस दौरान पहले और बाद में तो जो स्टाफ होता है, जो असिस्टेंट होता है, सर्जन क्या चाहता है, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि भाई अब आप ये दे दो। अब आपको पता है कि जैसे कि हम एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, तो भाई जब आपने नोट कर दी तो उसके बाद क्या चाहिए? माइक्रोसीजर चाहिए, क्योंकि आप देख के कर रहे हो। तो सर्जन को ये नहीं बोलना चाहिए हलाओ भाई माइक्रोसीजर दो, उसको अपना माइक्रोसीजर दे तो हाथ साइमल्टेनियस दूसरे हैंड से ना निडल होल्डर ले ले, और जब सीजर कट कर दे तो तुरंत ना निडल होल्डर हाथ में दे दे और सीजर्स अपने हाथ में ले ले। इक्विपमेंट रेडी होने चाहिए और स्टेराइल फील्ड ऑफ कोर्स मेंटेन करना चाहिए। ये सारी की सारी जिम्मेदारी असिस्ट अपने स्टाफ की होती है जो असिस्ट कर रहा है। इंट्रा ऑपरेटिवली क्या करना चाहिए? जैसे कि ना कई बार मैं कहता हूं कि भाई दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक तो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और दूसरे हो गए इंस्ट्रूमेंट्स वो जिनसे कि हम माइक्रो सर्जरी करने से पहले हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन टूथ फॉरसेप्स हो गई, जैसे एडसन फॉरसेप्स हो गई, या नॉन टूथ वेस्कुलर फॉरसेप्स हो गई। तीसरी चीज डिसेक्टिंग सीजर्स होगी, फाइन वाली ब्लंट टिप डिसेक्शन सीजर, जिससे क्या है कि हम मोटा मोटा ऑपरेटिव फील्ड हम तैयार कर लें। उसके बाद जाकर के हम लोग माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें। एडुकेट प्रोवाइड मॉइस्चर विद सलाइन इरिगेशन। आपने देखा है कि जिस समय हम लोग वेसल्स प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस पर कंटिन्यूसली आप सलाइन डालते रहो। सलाइन डालने से क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस टिश्यू होता है वो लूज होकर बाहर आ जाती है। मिनिमल हैंडलिंग हम लोग वेसल्स की वॉल को करते हैं। हमें जो कट करना है सिर्फ हम उसी को ही होल्ड करें। एक्सपोजर है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ट्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। जहां पर दिया आपने ट्रैक्शन दिया, टेंशन दिया, वहां पर सर्जन और असिस्टेंट दोनों टेंशन में आ जाएंगे, समय लंबा खींच जाएगा। ट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग एनास्टोमोसिस स्टेबलाइज द ऑपरेटिव फील्ड, असिस्ट विद सूचर कटिंग। ये सारे सक्शन हमेशा केयरफुली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कई बार सक्शन करते वक्त जिस वेसल्स को आप एनास्टोमोसिस कर रहे हो वो सक्शन में चली जाती है और वो सिर्फ आपने निकाल दिया, पर वो ट्रैक्शनल इंजरी लंबे सेगमेंट तक हो जाती है। तो हमारे को इसका मतलब हो गया कि कुल मिलाकर के जो हम इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को कंट्रीज कंसंट्रेशन रखना है और कोऑर्डिनेशन से काम करना है और हैंडल माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स डेलिकेटली ऑफ कोर्स। तो कुल मिलाकर के ये कि हैंड्स कभी वाइब्रेट नहीं करने चाहिए, स्टेडी हैंड चाहिए, गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग सर्जिकल स्टेप्स। तो ये चीजें कब होंगी? जब हम इंट्राऑपरेटिवली आप ये कब कर पाओगे? लास्ट के जो 3 है, स्टेडी हैंड्स, गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग सर्जिकल स्टेप्स, जब आपने प्री ऑपरेटिवली सारा सामान अरेंज किया हुआ है।
हाँ ये अच्छा, ये सर्जिकल फील्ड, इसमें यह है कि ना अपने को वेसल्स मॉइस्ट रखना है, फील्ड मैनेजमेंट में स्पाज्म को रोकना है। जो आपको मैंने बताया कि जो लो टेम्परेचर ऑपरेशन थिएटर का जो लो टेम्परेचर है और एक्सेसिव ट्रैक्शन, दिस इंक्रीजेज द स्पाज्म। कई बार स्पाज्म 2-2 घंटे तक चला जाता है, तो उसके लिए हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया या फिर कुछ मेडिसिन हो गया, पेपेवेरिन हो गए, लिग्नोकेन हो गई, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखना होता है। ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए हमारे पास फाइन बाइपोलर कॉटरी होती है। हमें कभी भी कॉटरी अननेसेसरी, सिर्फ जो मेन सर्जन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सूचर टेंशन, जैसे कि हम असिस्ट करते हैं तो कितना ट्रैक्शन देना है, ट्रैक्शन सिर्फ होल्ड करना है, और जैसा आपका मेन सर्जन के भाई इसको रोटेट करना तो रोटेट करना है। एक्सेसिव ट्रैक्शन करने से अंदर की इंटीमा डैमेज हो जाती है, वो हमें बाहर से दिखाई देती है, अल्टीमेटली लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस और देयर माइट बी टीयरिंग ऑफ द वॉल। यदि आपने लास्ट सूचर में भी दिक्कत कर दी तो आपको वापस से काट करके एनास्टोमोसिस करना होता है। और यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो, जैसे कि मैं करता हूं तो इन सब स्टाफ को, यदि कहीं भी हाथ थक रहा हो, यदि छूट रहा हो तो मुझे बता दो। यदि कोई भी दिक्कत हो रही हो, 2 बार छोड़ना 2 बार छोड़ो, पर लेकिन सर्जन के साथ में कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि आप सोचो कि नहीं सर डांटेंगे या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उल्टा समय बहुत लंबा लग जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप इमीडिएटली बताओ, सर मैं गिर रहा हूं या फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इमीडिएटली बताएं, क्योंकि ये टीम वर्क होता है जिसमें कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑपरेशन कैसे चल रहा है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, वेसल्स टूट जाती है या कोई चीज होती है तो इमीडिएटली अपन मैनेज कर सकते हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव रोल क्या है? आफ्टर एनास्टोमोसिस में हम शुरू में जब मैं यहाँ आया था 10 साल पहले, तो मैंने इनसे कहा, हमने इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो गए। अल्टीमेटली एक प्रिंसिपल ये किया कि भाई जो बंदा असिस्ट कराएगा वही इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करेगा, क्योंकि उसको ये पता होता है कि भाई कि मैंने हैंडल किया है। क्योंकि ना हम नहीं तो हम कह देते हैं कि भाई जरा मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट धो करके रख दो, उसको क्या मालूम है। आप इंस्ट्रूमेंट्स किसको उठा के रखते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स को वो किडनी ट्रे में रख देता है। किडनी ट्रे कैसे, किडनी शेप होती है, उसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट रखे तो क्या होता है, टिप डैमेज हो जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि जो बंदा असिस्ट कराएगा इमीडिएटली उसके पास पेनाइल सेलाइन है, उससे क्लीन करके वहीं पे रखेंगे, फिर बाद में ले जा करके वो ही क्लीन करके बॉक्स में रखेंगे। फ्लैप मॉनिटरिंग में एक्सपर्ट्स होना चाहिए। इसमें क्या है कि ना बेसिकली हम 4 चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं टर्गर देखते हैं, कैपिलरी रीफिलिंग देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। तो एक चौथी चीज जो मैंने शुरुआत कराई वो है पिन प्रिक पर, वो डर्मल प्रिक होना चाहिए, क्योंकि ना हर एक का बस नहीं है कि भी हम टेम्परेचर कैसे देखें। टेम्परेचर को किया जाता है फ्लैप के ऊपर हाथ रखता है बैक ऑफ फिंगर से, और नॉर्मल बॉडी के ऊपर किया जाता है। तो उसके अंदर बड़ा इट रिक्वायर द एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि टर्गर के लिए भी एक्सपीरियंस होता है। यदि आर्टिरियल थ्रोम्बोसिस होगा तो क्या होगा, लैक्सिटी जाएगी। कई बार क्या होता है कि फ्लैप लूज लगा देते हैं, तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस आता है। इन सब के बजाय मैंने शुरू किया कि आप तो पिन प्रिक करके देख लो, सिर्फ डर्मल प्रिक। यदि आपने डेप्थ में प्रिक कर दिया तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग ऑफ द एनी आर्टेरियल्स और द वेन्यूज विच लीड्स टू द फॉल्स इंप्रेशन कि वेदर इट इज द वीनस थ्रोम्बोसिस और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। इसलिए बेहतर है कि हम सिर्फ डर्मल प्रिक करें, और बाकी कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रीफिल दे सकते हैं। और यदि कोई चीज हो तो इमीडिएट हमें बताना चाहिए, क्योंकि ना इस्चीमिया टाइम जनरली 2 से 3 घंटे का ही होता है। उसके बाद क्या तो माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं, फिर आपके रीडू एनास्टोमस करने कोई एडवांटेज नहीं होता। ये एक चार्ट है मैंने अपने हमारे सर्जिकल आईसीयू में लगवाया, जिसके अंदर की हर आधे घंटे से या 1 घंटे से मैंने चेंज करके 1 घंटे किया है कि जिससे चार्ट रहे। क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं कि साहब हमने तो देखा था, चेक किया था, कुछ हुआ ही उस समय तो ठीक था, लेकिन चार्ट जो बंदा देखेगा वो इसके ऊपर साइन करेगा। तो इसका मतलब कि इट इज इम्पेरेटिव टू चेक, अर्थात ये जरूरी तो हो जाता है कि हम उस फ्लैप को हम देखते रहें और ये करते रहें। सो to conclude, successful anastomosis reduce operative time, ultimately transform in the improved patient outcome. ये टक गया, देखना एक मिनट प्लीज। बस 2 मिनट में इसको खत्म। मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ द माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली दीज आर द माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, माइक्रो सीजर्स, माइक्रो नीडल होल्डर्स, ज्वेलर्स फॉरसेप्स। ज्वेलर्स फॉरसेप्स एक होता है टिश्यू वेसल्स डायलेटर। वेसल्स डायलेटर पॉलिश्ड होते हैं, ये स्मॉल वाले होते हैं पॉलिश्ड, ये वाले। तो इससे क्या है कि वेसल डायलेटर करते हैं, जबकि ज्वेलर्स फॉरसेप्स से डिफरेंट होते हैं, इनसे हम वेसल्स को होल्ड करते हैं, ये डिफरेंस होता है।
हम लोग ठीक है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट वी शुड यूज लाइक दिस। दो तरह की माइक्रो सीजर्स होती है, एक स्ट्रेट सीजर्स होती है, एक कर्व्ड होती है। स्ट्रेट फॉर द कटिंग ऑफ द वेसल्स एंड द कर्व्ड इज फॉर द वेसल्स प्रिपरेशन। लेकिन हम लोग क्योंकि ना इनिशियली मैंने जब यहाँ पर डिफरेंट तरह के रखे तो देखा तो स्टाफ कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही तरह की फॉरसेप्स और एक ही तरह की सीजर्स रख रखी है। बट आइडियली वी शुड नो अबाउट दिस वन। बस एक मिनट, बस एक मिनट। क्लीनिंग कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने क्योंकि आपके पास हेपेनाइज सॉल्यूशन होता है, आपने इमीडिएटली यदि माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर दिया, जनरली जो उसका जॉइंट होता है दैट इज नॉट द बॉक्स जॉइंट्स, और यदि आप उसको खोल करके उसके अंदर से निकालना पड़ता है, और सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। ये माइक्रो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी कई बार टिप हमारी डैमेज हो जाती है। जो सुपर माइक्रो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, उनके अंदर आपको नॉर्मल टिप यदि आपने ऐसे देखा तो आपको टिप्स दिखाई नहीं देगी। वो टिप यदि आपने थोड़ा बहुत भी ऐसे क्लीन किया तो टिप डैमेज हो ही जाएगी। और जनरली डिस्टिल वाटर से करना चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई माइक्रोजन वगैरह यूज करते हैं, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पेनिलाइज सलाइन से उसको क्लीन कर दो, बॉक्स जॉइंट को खोलो सॉफ्ट ब्रश से करके और उसको ड्राई कर लीजिए। स्टेरिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ पर जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए थे, मैंने एक चीज़ सीखी कि हम ऑटोक्लेव, सब कहते हैं कि ऑटोक्लेव कर दो, पर लेकिन जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट वो बहुत थिन होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, तो ऑटोक्लेव के दौरान वो एक्सपेंड करते हैं, फिर ठंडे होते हैं, तो उससे क्या है कि जल्दी डैमेज आते हैं। इसलिए लो हीट पे स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्लीन करके फॉर्मलिन की टैबलेट में हम लोग रखवा देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कोरोजन होने लग गया या टूटने लगे। जनरली आप लोग जानते हैं कि सीजर्स को हम कभी ऑटोक्लेव नहीं करते, सीजर्स को हम उसमें रखते हैं। तो माइक्रो सीजर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमेशा टिप इस्तेमाल करना चाहिए इसके ऊपर, और माइक्रो है जो इंस्ट्रूमेंट ट्रे है उसमें रखना चाहिए, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ना स्टाफ को ट्रेन होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्टाफ को माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करने से पहले 1-2 साल तक कोई भी सर्जन हो उसके साथ ना प्रॉपरली सारे सर्जरी करनी चाहिए। ही शुड लर्न हाउ टू हैंडल द टिश्यू। जब वो वहां पर जैसे कि सर्जन के साथ कहते हैं हाँ भाई इतना ट्रैक्शन होता है, ये चीज होती है, तब जाकर के उसकी प्रैक्टिस माइक्रो सर्जरी में हो पाएगी। कभी भी माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जनरल सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिक्स नहीं रखना चाहिए, कभी भी एक के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखना चाहिए। और मैंने अब हमारे यहाँ पे शुरू किया कि जब इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगे, भाई आज उस डब्बे को कौन सा लेके जा रहा है, ए बी और सी 3 बॉक्स बनवाए। ए बॉक्स को मान लीजिए एक्स स्टाफ लेके जा रहा है, तो जब उसने रिटर्न किया तो जिसको रिटर्न किया वो देखते थे हाँ भाई कोई इंस्ट्रूमेंट डैमेज हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए ये रजिस्टर इसलिए मेंटेन किया जाता है जिससे वो बंदा इसकी जिम्मेदारी समझे, उसके अंदर सिंसियरिटी आए। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। बहुत कार्बन टिप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ रहे क्या आज तक? नहीं वो टाइटेनियम की टिप, ये ऑलरेडी इतने फाइन होते हैं कि कार्बन टिप की वहां जरूरत पड़ती है जहां पर कि आपको टफ टिश्यू कट करना है। ये ऑलरेडी बहुत डेलिकेट टिश्यू होते हैं, तो इसमें तो लाइटर और फाइनल इंस्ट्रूमेंट की चाहिए। Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.